अस्सलाम वालेकुम। कॉमर्स स्किल्स के साथ मैं हूं बशीर अहमद और टुडे मैं लेके आऊँ आपके लिए व्हाट आर फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। दोस्तों, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को समझना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मगर फिर भी मुझे समझ नहीं आई। फिर जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आया, मैंने इसके फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के जब मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे, तब मुझे समझ आया कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो मैं भी आपको ऐसे एक तरीके से सिखाऊंगा कि आपको इजीली समझ आए। और मैं एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूं, तो मैं आपके लिए कार्टूनिक शेप में एग्जांपल भी शो कराऊंगा कि वो कैसे काम करता है और इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को समझने के लिए सबसे पहले हम सहारा लेंगे एग्जांपल की। उसके बाद हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की डिफिनीशन और बुकिश डिफिनीशन वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है दो पार्टीज, मिस्टर ए एंड मिस बी, और आज की तारीख है 1 जून और आज डॉलर की कीमत है 300 पाकिस्तान रुपीज़ के मुकाबले में $1। तो मिस्टर ए समझता है कि इस डॉलर की कीमत और भी बढ़ सकती है। तो मिस्टर ए बोलता है मिस बी को कि मैं आपको 300 रुपीज़ दूंगा $1 के मुकाबले में आज से 30 दिन बाद, यानी 30 जून को। मगर मिस बी समझती है कि डॉलर की प्राइस बढ़ सकती है बहुत ज़्यादा, 350 तक। नहीं, तुम मुझे $350 दो। मिस्टर ए उसको बोलता है कि नहीं, चलो ऐसे करते हैं, मैं आपको 30 जून पे 330 पाकिस्तानी रुपीज़ दूंगा और आपने मुझे $1 देना है। अब ये दोनों डील कर देते हैं। अब 30 जून आ पहुंची और दोनों पार्टीज हैं आमने सामने। दोनों ने देख लिया कि डॉलर की प्राइस है 350 PKR। तो अब क्या होगा कि मिस्टर ए मिस बी को देगा सिर्फ 330, क्योंकि इसकी डील हो चुकी थी 330 $1 के मुकाबले में। तो इसी को कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों ने प्राइस को लॉक किया था। मिस्टर ए को हो गया प्रॉफिट 20 पाकिस्तानी रुपीज़ का। फाइनेंशियल डेरिवेटिव के 3 बड़े रीज़न है जिसके लिए लोग फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले है लॉक इन प्राइस। ये क्या करता है, ये आपके प्राइस को लॉक करता है। जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल में हमने देख लिया, प्राइस जो भी होता तो हमने 330 पाकिस्तान रुपीज़ के मुताबिक हमने इसको लॉक कर लिया। इसका दूसरे जो बेनिफिट है, रीज़न है, वो रिस्क रिडक्शन है। चाहे इस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, आपको वही प्राइस मिलेगी जैसे कि मिस्टर ए को मिली। थर्ड एंड लास्ट रीज़न जो है अर्निंग मोर। इससे लोग कमाते हैं, इससे लोग बिट करते हैं। आजकल चीनी पर यानी शुगर पर और पेट्रोल पर बहुत सी चीज़ों पर ये लाइव करते हैं। तो अब आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझ लिया। अब आते हैं बुकिश डिफिनीशन के मुताबिक। बुकिश डिफिनीशन के मुताबिक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं दो पार्टीज या दो इंडिविजुअल के दरमियान, whose values is based on an underlying asset, जिसकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट यानी कोई भी कमोडिटी या एसेट से निकाली जाती है। डेरिवेटिव्स का अपना मतलब है डिराइव। ये डिराइव से निकला है, तो मतलब इसकी प्राइस किसी चीज़ से डिराइव करती, जैसे कि स्टॉक या कमोडिटी। तो ये करती क्या है, दे इनेबल स्पेकुलेशन ऑन प्राइस मूवमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये आपकी प्राइस मूवमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट को स्पेकुलेट करती है, बरकरार रखती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या आता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, स्वैप है एंड ऑप्शंस है। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को पढ़ते हुए आपके सामने कुछ टर्म्स आएंगे जिसको सी के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप आगे सीख ही नहीं सकते। सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट, फिर लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, एग्रीड प्राइस, कैश सेटलमेंट एंड फिजिकल डिलीवरी। आइए अब इसको तफसील से पढ़ते हैं। सबसे पहले अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट क्या होता है, ये कोई भी वो चीज़ जिससे वो वैल्यू निकाली जाती है उसको कहते हैं अंडरलाइंग एसेट। इस अंडरलाइंग एसेट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें आती हैं बहुत से सारी चीज़ें, लेकिन हम ये इसमें से कुछ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कमोडिटीज़, कुछ कमोडिटीज़ होती है, चीज़ें होती हैं जैसे कि सोना, चांदी, पेट्रोल। इससे अंडरलाइंग एसेट यह हमारा बन सकता है, इससे प्राइस डिराइव हो सकती है। दूसरा है स्टॉक, किसी भी कंपनी का स्टॉक होता है, उससे भी प्राइस निकलती है। फिर बॉन्ड्स पे भी यही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। करेंसीज, किसी भी मुल्क की करेंसी पे हो सकता है फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट।
और इंटरेस्ट रेट पे भी फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और मार्केट इंडिसेस भी हो सकता है कि किस कंपनी के का स्टॉक बढ़ेगा, किसका घटेगा वगैरह। फिर हमारे पास है लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन कोई भी वो इन्वेस्टर या वो इंडिविजुअल, वो पार्टी जिसको पॉजिटिव एक्सपोजर होता है कि अगर उस एसेट की प्राइस बढ़ जाए तो उसको फ़ायदा देगा। जिसके हमारे पिछले एग्जांपल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उसमें मिस्टर ए का किरदार क्या था कि अगर प्राइस ऑफ डॉलर बढ़ जाए तो मिस्टर ए को फ़ायदा था, अगर प्राइस ऑफ डॉलर घटती, कम हो जाती, तो फिर मिस्टर ए को नुकसान होता। तो इसमें क्या था कि मिस्टर ए पॉजिटिव एक्सपोजर पे था, तो वो लॉन्ग पोजीशन पे कहा जाता है। इसके बाद है शॉर्ट पोजीशन। शॉर्ट पोजीशन वो वाला पोजीशन होता है कि जिसमें नेगेटिव एक्सपोजर होता है, जिसके हमारे पिछले एग्जांपल में मिस बी जो थी वो शॉर्ट पोजीशन पे थी, क्योंकि वो चाह रही थी कि अगर डॉलर की प्राइस घट जाए यानी कम हो जाए तो उसको फ़ायदा देगा। चूँकि डॉलर की प्राइस बढ़ गई थी तो उसको नुकसान हुआ था, तो उसको शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। इस शॉर्ट पोजीशन की मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं कि अडानी इंटरप्राइज की जब शेयर बढ़ रही थी, दिन ब दिन बढ़ रही थी, तो वो बिलियनियर के 4th नंबर पे आ गए, और उसके बाद उसकी जो है ना यकदम से उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई। अडानी इंटरप्राइज की शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गई, गिर गई। तो उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न थी एक शॉर्ट पोजीशन होल्डर, एक कंपनी है जिसको हिंडनबर्ग कहते हैं, उन्होंने सर्च कर लिया कि अडानी ग्रुप वाले जो है वो फ्रॉड करते हैं, अकाउंटिंग फ्रॉड करते हैं, ब्रेजन स्टॉक मैनिपुलेशन करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और उन्होंने जब ये कर लिया तो सबसे पहले उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली, मतलब कि अगर अडानी इंटरप्राइज की स्टॉक प्राइस गिर जाए तो हिंडनबर्ग रिसर्च को फ़ायदा होगा। उन्होंने यही किया, शॉर्ट पोजीशन हासिल कर ली और उसके बाद उसकी जो रिसर्च उसको शाया किया। तो जब रिसर्च को शाया किया तो अडानी इंटरप्राइज की जो शेयर्स की प्राइस थी वो गिर गई। तो क्या हुआ, हिंडनबर्ग रिसर्च को बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट हासिल हो गया। नेक्स्ट वन है हमारे पास एग्रीड प्राइस। एग्रीड प्राइस वो प्राइस है जिस पे दोनों पार्टीज एग्री करें कि हम एक्सपायरी डेट पे हमारी प्राइस क्या होगी। जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल में जो हमने देख लिया, तो हमारे साथ एग्रीड प्राइस क्या थी, 330 पाकिस्तानी रुपीस एक डॉलर के मुकाबले में, तो इसको कहते हैं एग्रीड प्राइस। नेक्स्ट वन है प्राइस सेटलमेंट। प्राइस सेटलमेंट पिछले एग्जांपल के मुताबिक अगर हमने देखा कि जून 30 को प्राइस जो थी डॉलर की वो 350 थी, लेकिन उसकी जो डील हो चुकी थी वो तो 330 पर थी। अब 20 रुपीज़ का जो फ़र्क था, अब ये दोनों आपस में प्राइस सेटलमेंट करते हैं। प्राइस सेटलमेंट कैसे करते हैं कि जो कि नुकसान हुआ था मिस बी को, तो मिस बी क्या करती हैं, मिस्टर ए को सिर्फ $20 देती हैं और बाकी जो डॉलर है वो नहीं देती, क्योंकि आगे वो ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहती। नेक्स्ट वन है फिजिकल डिलीवरी। फिजिकल डिलीवरी अब क्या है कि पिछले एग्जांपल के मुताबिक जब डेट ऑफ एक्सपायरी आ गया तो दोनों एक दूसरे को जो प्रोडक्ट थी वो एक्सचेंज करते हैं, यानी 330 पर वो उसको डॉलर देती हैं और मिस्टर ए उसको 330 रुपीज़ देता है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। दोस्तों, देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। फर्स्ट नंबर पे है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट और फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के मजीद 2 अक़साम हैं, जिसको कहते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। आइए इसको तफसील से एक एक को करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन standardized agreement to buy or sell an asset at a set price and future date between two parties. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जिसमें बाय एंड सेल किया जाता है किसी एसेट को एट अ सेट प्राइस, मतलब कि जिसका कोई मालूम प्राइस हो, फ्यूचर डेट में बिटवीन 2 पार्टीज, यानी फ्यूचर में 2 पार्टीज के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किसी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हेजिंग हो जाए और स्पेकुलेशन हो जाए। हेजिंग के मतलब कि रिस्क को कम से कम किया जाए और स्पेकुलेशन मतलब प्राइस को बरकरार रखा जाए।
इसमें क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है, क्वालिटी स्पेसिफाई होती है एंड डिलीवरी डेट ऑफ द एसेट भी स्पेसिफिक होता है, मालूम होता है। क्वांटिटी स्पेसिफाई होती है मतलब कि कितने वो एसेट की तादाद कितनी होगी, कौन से क्वालिटी के हैं मतलब कि टाटा कंपनी का शेयर या HBL के शेयर, इस तरह मालूम होता है। एंड डिलीवरी डेट भी स्पेसिफाई होता है कि डिलीवरी कब होगी। ये जो फीचर्स ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये लीगली बाइंडिंग होती है, ये इसको फुलफिल करना लाजमी होता है क्योंकि इसके दरमियान एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज बैठा होता है। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक एक्सचेंज या बैंक। ये एक्सचेंज फैसिलिटी देता है ट्रेडिंग की, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, यानी दोनों पार्टीज आएगी एक्सचेंज को और वहाँ पर डील करेगी, बाकी जिम्मेदारी वो एक्सचेंज की होती है, सब वो मैनेज करता है। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को पढ़े बगैर हम सही समझ नहीं सकते, तो इसलिए हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ट्रेड करेंगे 100 शेयर्स ऑफ HBL कंपनी थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये है मिस्टर ए और ये है मिस बी, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों आते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन है 2 मंथ्स फ्रॉम जनवरी 1 टू फरवरी 28, यानी आज का दिन है 1 जनवरी और ये खत्म होगा 28 फरवरी को। करंट प्राइस ऑफ HBL बैंक शेयर जो है वो 72 पाकिस्तानी रुपीस है। मिस्टर ए लॉन्ग पोजीशन पे है और एग्री करता है कि एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैं आपसे 100 शेयर्स ऑफ HBL खरीदूंगा और मिस बी शॉर्ट पोजीशन पे है और एग्री करती है कि मैं आपको 100 शेयर्स भेजूंगी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों एग्री करते हैं कि प्राइस होगी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 75 पर शेयर, यानी 100 शेयर्स होगी, HBL कंपनी की होगी और 18 फरवरी को ये एग्रीमेंट दोनों कर देते हैं। अब नंबर ऑफ शेयर 100 है, एग्रीड प्राइस जो है 75 है, तो इसके टोटल बनते हैं 7500 पाकिस्तानी रुपीस। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। आज तारीख है 28 फरवरी यानी एक्सपायरी डेट है। तो अब यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो प्राइस ऑफ HBL बढ़ी है या कम हुई है। हम दोनों ही सिचुएशन पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन, प्राइस ऑफ HBL शेयर्स इंक्रीज हो गई है 80 पर। अब नंबर ऑफ शेयर जो थी हमारे पास वो 100 थी, टुडेज प्राइस 80 है, एग्रीड प्राइस 7500 और टोटल अमाउंट हो गई 8000। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल प्रॉफिट मिस्टर ए को हुई 500। अब सेकंड सिचुएशन जो है, प्राइस ऑफ HBL शेयर वो डिक्रीज हो गई है 70। नंबर ऑफ शेयर 100, टोटल टुडेज प्राइस 70, एग्रीड प्राइस 7500, टोटल अमाउंट 7000 हो गई। तो अब क्या हुआ कि मिस बी को प्रॉफिट हुआ 500। अब दोनों सिचुएशंस में आप देख सकते हैं कि दोनों ने क्या किया, प्राइस को स्टक किया, लॉक किया एक अमाउंट पर यानी 75 पर। अब प्राइस बढ़ती या कम हो जाती, किसी ना किसी को तो फायदा या नुकसान, मगर दोनों खुश हैं क्योंकि दोनों ने हेजिंग की यानी ज्यादा रिस्क ना ली। अगर प्राइस बढ़ गई तो मिस्टर ए को फायदा हुआ, प्राइस कम हुई तो मिस बी को। लेकिन अगर थॉरली देख ले तो फायदा को दोनों को हुआ क्योंकि दोनों ने प्राइस लॉक किया 75 पर। अब अगर प्राइस ज्यादा बढ़ती या ज्यादा घटती तो दोनों जो डील करते हैं वो इसी प्राइस पे करते हैं। दूसरा नंबर है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? Forward contract is agreement to buy or sell an asset at a set price and future date between parties over the counter। ये सेम ही चीज़ है जैसे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें जो चीज़ इजाफी होती है वो होती है ओवर द काउंटर, मतलब इस दोनों पार्टीज के दरमियान में कोई एक्सचेंज पार्टीज नहीं होती। ये एक कस्टमाइजेबल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज होती है। ये दोनों पार्टी चाहे जैसे भी उसको करना चाहे वो कर सकते हैं। टाइपिकली ये जो होती है ओवर द काउंटर होती है। ओवर द काउंटर मतलब कि दोनों पार्टीज आमने सामने बैठकर ये डील करती हैं। इसमें कोई एक्सचेंज या कोई बैंक या कोई मिड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें कोई चीज होती है जो एक्सचेंज होती है, जैसे कि कोई कुछ खरीदता है और कोई कुछ फरोख्त करता है।
इसमें प्री डिटरमाइंड प्राइस होती है जिसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में होती है। इसी तरह फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी, फॉर एग्जाम्पल आज मैं कोई डील कर रहा हूँ और आज की डेट है 1 जनवरी और आज जो मैं डील कर रहा हूँ आज से 2 महीने बाद ये एक्सपायर होगी, यानी ये 28 फरवरी को एक्सपायर होगी। एग्जाम्पल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल शुगर मिल ओनर और बेकरी ओनर आपस में एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ये है शुगर मिल ओनर एंड ये है बेकरी मेकर। इन दोनों को डाउट है कि कहीं प्राइस में ज़्यादा वॉलेटिलिटी ना आ जाए। शुगर मिल ओनर डरता है कि प्राइस ऑफ शुगर कम ना हो जाए और बेकरी ओनर डरता है कि प्राइस ऑफ बेकरी बढ़ ना जाए। तो ये दोनों आपस में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट में दरमियान में कोई इन्वॉल्व नहीं होता, ये आपस में ही डील करते हैं। इसको कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है आफ्टर 2 मंथ्स, तो इसकी एक्सपायरी है 28 फरवरी। अगर ये दोनों डील करते हैं कि 28 फरवरी को शुगर की प्राइस 55 होगी, यानी बेकरी मेकर 55 रुपीज में 1 किलो चीनी शुगर मिल वाले से खरीदेगा। टोटल शुगर 1 टन होगी, यानी 1000 किलोग्राम। तो 1 टन को अगर हम 55 से ज़रब देते हैं तो इसकी टोटल अमाउंट आती है 55,000। अब इस एग्जाम्पल की तो आप पहुंची आज 28 फरवरी, आज है एक्सपायरी डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों पार्टीज आमने सामने आ गई। यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकती, या तो आज प्राइस ऑफ द शुगर बढ़ गई और या कम हो गई, यानी या इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हो गई। तो फर्स्ट सिचुएशन पे आते हैं और शुगर की प्राइस जो है वो बढ़ गई 60 रुपीज पर केजी तक, यानी शुगर की 1 किलो की प्राइस है 60 रुपीज। तो टोटल शुगर है 1000 किलोग्राम। आज शुगर की प्राइस तो है 60 रुपीज, मगर शुगर मिल ओनर चीनी देगा उसी प्राइस पे जिस पे उन्होंने डील की थी, हाँ 55 रुपीज पर केजी। इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एग्रीड प्राइस थी हमारे साथ 55 रुपीज, तो टोटल अमाउंट आती है 60,000, मगर जो प्राइस उन्होंने आपस में डील की थी वो तो 55 पर थी। तो अब बेकरी मेकर को कितना प्रॉफिट हो गया, 5 रुपीज पर केजी, यानी 5000 पाकिस्तानी रुपीज। अब सेकेंड सिचुएशन पे आते हैं। सेकेंड सिचुएशन ऐसी है कि प्राइस ऑफ शुगर बढ़ने की बजाय कम हो गई, यानी शुगर की 1 किलो कीमत बराबर है 50 रुपीज की और टोटल शुगर थी हमारे साथ 1000 किलोग्राम। उसकी आज की जो प्राइस है वो आ गई है 50 पर, यानी अगर ये दोनों आज ये डील करते तो शुगर ऑनर 1 किलो चीनी देता बेकरी ऑनर को और बेकरी ऑनर 50 रुपए पर केजी पर ये चीनी खरीद सकता था। मगर इन दोनों ने आज डील नहीं की, मगर इन दोनों ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की थी और इसकी एग्रीड प्राइस जो थी वो थी 55 रुपीज पर केजी। अगर ये डील ये दोनों आज करते तो आज टोटल अमाउंट बनती 50,000, मगर चूंकि इन्होंने आपस में डील की थी 55 पर, उसको अब क्या हो गया, लॉस हो गया बेकरी मेकर को 5 रुपीज पर केजी, यानी 5000 रुपीज शुगर मिल ऑनर को फायदा हो गया। तो इसी को कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही की तरह होती है, मगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में दरमियान में कोई थर्ड पार्टी आती है, यानी कोई एक्सचेंज, कोई अथॉरिटी, कोई बैंक, कोई भी वो हो सकता है वो जो डील दरमियान में करता है। तो थर्ड नंबर पे है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप का मतलब है कोई भी चीज़ एक्सचेंज करना। स्वैप भी बहुत टेक्निकल है, मगर हम इसको बहुत ही सिंपल पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मिस्टर ए है और ये मिस बी है। मिस्टर ए के पास हैं शेयर्स एंड मिस बी के पास हैं बॉन्ड्स। अब आपको पता है कि शेयर्स पे जो प्रॉफिट मिलता है वो डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड कभी भी एक जैसा नहीं होता, उस पर लॉस भी हो सकती है, प्रॉफिट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन बॉन्ड पे सेम एक ही तरह का प्रॉफिट होता है, जितना इंटरेस्ट उस पर लगा होता है उतना ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉन्ड पर 6% इंटरेस्ट है तो वो 6% ही रहेगा, वो ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। अब मिस्टर ए सोचता है कि इस साल चूँकि सिचुएशन ख़राब है तो शेयर पे जो हमें प्राइस मिलती है अब शायद इस साल कम होगी, यानी सिर्फ 4% तक महदूद हो सकती है, और बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6% मिल रहा है। इसी तरह मिस बी सोच रही है कि शेयर
इस मरतबा ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगी बॉन्ड से, यानी शेयर की जो प्रॉफिट है कैलकुलेटेड वो 8% होगी, और बॉन्ड पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6% स्टैटिक इंटरेस्ट है। तो क्यों ना इसको एक्सचेंज किया जाए। तो ये दोनों आपस में डील करते हैं कि हम अपनी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि दोनों के कैलकुलेशन के मुताबिक एक दूसरे के सिक्योरिटी में ज़्यादा मुनाफा है बजाय अपने ही सिक्योरिटी में। तो ये आपस में ये एक्सचेंज करते हैं, तो इसी को कहते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ये आपस में अपने एसेट या सिक्योरिटी एक्सचेंज करते हैं, स्वैप करते हैं। लास्ट वन जो है वो है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हमें राइट देता है बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल। इसमें हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, मगर ये बाय करना या सेल करना हमारा राइट होता है बट नॉट ऑब्लिगेशन, कि हम किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी को किसी स्पेसिफिक डेट पर खरीदना चाहते हैं या फरोख्त करना चाहते हैं। अब ये राइट और ऑब्लिगेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर राइट का मतलब है कि ये आपका राइट है, आप अगर उसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीदेंगे, आप नहीं खरीदना चाहते तो नहीं खरीदेंगे। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल करेंगे, आप नहीं सेल करना चाहते तो आप नहीं सेल करेंगे। मगर यहाँ पर ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप लाजमन उसको फुलफिल नहीं करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको फुलफिल करेंगे या नहीं। मगर हाँ, इस ऑब्लिगेशन को हासिल करने के लिए, इस राइट को हासिल करने के लिए आपको प्रीमियम अमाउंट जमा करना होगा। आपसे प्रीमियम, उसका कोई कॉस्ट वो वसूल करते हैं। स्पेसिफिक डेट का मतलब है कोई एक्सपायरी डेट जिसपे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है। और अंडरलाइंग एसेट कोई भी वो स्टॉक होता है, कोई भी सिक्योरिटी होती है जिससे वो प्राइस डिराइव होती है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ है टाटा कंपनी का शेयर्स जिसका प्राइस 100 है, तो ये हमारे साथ ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे साथ अंडरलाइंग एसेट हो गया। फिर टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे साथ, 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फर्स्ट नंबर पर है पुट ऑप्शन एंड सेकंड पर है कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन आपको राइट देता है कि आपका जो स्पेसिफिक एसेट है वो आप इसको सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, बट इट इज नॉट योर ऑब्लिगेशन। इसी तरह कॉल ऑप्शन में आपको ये राइट देता है कि आप स्पेसिफिक एसेट को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं, बट इट इज नॉट योर ऑब्लिगेशन। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों पे यहाँ पे लिखे हैं कि ऑप्शन गिव द बायर द राइट, और यहाँ पर लिखा है अ कॉल ऑप्शन गिव द बायर द राइट। देखिए, पुट ऑप्शन में आपके साथ चीज है, आप सेल करना चाहते हैं, और कॉल ऑप्शन में आप किसी और से चीज खरीदना चाहते हैं। मगर यहाँ पर जो वर्ड आया है द बायर द राइट, यहाँ पर बायर का मतलब क्या है? यहाँ पर बायर का मतलब है कि बायर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो बंदा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीद रहा है वो उसको प्रीमियम देगा, उसी वजह से इसको ये ऑप्शन मिलता है, ये राइट मिलता है कि वो इसको एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो इस पे बायर ऑफ द कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन को ये प्रीमियम अमाउंट कोई जमा करना होगा, वो उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही स्पेसिफाई होता है। डिफरेंस बिटवीन पुट ऑप्शन एंड कॉल ऑप्शन यहाँ पर आप समझिए कि क्या है। राइट टू सेल, पुट ऑप्शन में आपके साथ राइट है कि आप सेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो सेल करना चाहते हैं मतलब ये एसेट आप ही का है, मतलब आपकी ही की मिल्कियत है। और कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय, ये आपका राइट है कि आप उसको खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। तो इसमें ये एसेट आपका नहीं है, ये किसी और का है और आप उससे खरीदना चाहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉल ऑप्शन, फॉर एग्जाम्पल आप कॉल ऑप्शन साइन करते हैं मिस बी के साथ। आज की तारीख है 1 जनवरी और ये आप हैं और ये मिस बी है। मिस बी के साथ 100 शेयर ऑफ एबीसी कंपनी है और आप उससे खरीदना चाहते हैं, आप उसके साथ डील करते हैं। स्ट्राइक प्राइस पर दोनों राजी होते हैं, $100 पर शेयर। हम 100 शेयर्स को $100 से ज़रब देते हैं तो ये होता है 10,000।
प्रीमियम कॉस्ट पर शेयर जो हमारी है, हमने जो साइन की है वो है $2 पर शेयर। ये $2 पर शेयर हमने जब साइन किया, अब अगर हम इसको फुलफिल करते हैं या नहीं करते हैं इस डील को, हम इसको $2 पर शेयर देंगे लाजमी एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस। अब आ गई डेट 28 फरवरी यानी एक्सपायरी डेट है आज। तो यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट सिचुएशन की। सिचुएशन नंबर फर्स्ट जो है वो है एबीसी कंपनी के शेयर्स बढ़ गई 110 यानी $110 पर। अब $100 को हम 110 से ज़रब देंगे तो ये हो गए 11,000। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डेट है तो 100 शेयर देगी मिस बी हमको और हम देंगे मिस बी को 10,000 रुपीज़, क्योंकि हमारी डील हो चुकी थी $100 पर शेयर स्ट्राइक पर और हमारे साथ यहाँ पर अमाउंट हो गई 1,000 प्रॉफिट। मगर हम इससे ये प्रीमियम यानी हमें हमारी जो बात हुई थी प्रीमियम की $2 पर शेयर हम इससे डिडक्ट करेंगे। $2 मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स इज इक्वल टू 200। तो ये 200 हम मिस बी को देंगे और बाकी जो हमारा मुनाफा हो गया वो $800 मुनाफा हमें मिल गया। तो ये $800 हमें प्रॉफिट हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? एबीसी कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ गई 110 तक और हमारे साथ टोटल शेयर 100 थी तो टोटल अमाउंट 11,000 हो गई। तो जब हम हमारी जो स्ट्राइक प्राइस थी वो 10,000 थी तो हमें प्रॉफिट हो गया 1,000। मगर हम इससे प्रीमियम 200 निकालेंगे तो हमें स्पेसिफिक प्रॉफिट हो गया 800। हमें प्रॉफिट हो गया 1,000, हम इससे डिडक्ट करेंगे 200 का प्रीमियम क्योंकि हमने जो कॉल ऑप्शन खरीदी थी तो 200 हमसे प्रीमियम कट हो जाएगा। तो हमें प्रॉफिट हो गया टोटल 800 का। अब आते हैं सेकंड सिचुएशन पे। इस सिचुएशन में हमारे साथ एबीसी कंपनी की जो शेयर्स की जो प्राइस है वो 90 पर गिर गई, लेकिन हमारी जो डील हुई थी वो तो 100 पर हुई थी। तो अब क्या होगा कि $90 को हम 100 पे ज़रब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ अमाउंट आएगी 9,000। तो वो हमें 100 शेयर देंगे और हम उसको 10,000 रुपीज़, अगर हम इस जो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना चाहते हैं तो अब क्या हो गया, हम कैलकुलेशन करते हैं कि 1,000 हमारे साथ लॉस हो गया और $2 पर शेयर हमारे साथ प्रीमियम आ गया। तो हमारे जो टोटल अमाउंट बनती है वो 200 प्रीमियम और टोटल लॉस हमें बनता है 1,200। अब अगर हम इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करते हैं तो हमें लॉस होगा 1,200 का, लेकिन अब हम सहारा लेंगे अपने प्रीमियम का। इसी को कहते हैं कॉल ऑप्शन कि हम प्रीमियम के इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये राइट है कि हम इस डील को फुलफिल नहीं करना चाहते। अब हमारे साथ राइट है, हम इस राइट का यूज़ करेंगे कॉल ऑप्शन का कि हम इसको फुलफिल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हम राइट को कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम मिस बी को कहेंगे कि आप अपने 100 शेयर रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए, हम अपना 10,000 रखेंगे। चूंकि हमने कॉल ऑप्शन को बाई किया था तब अब हम क्या करेंगे, अब हम देंगे 200 रुपीज़ मिस बी को, और क्योंकि ये हमारा प्रीमियम था इससे हमने कॉल ऑप्शन खरीदी थी तो हमें जो लॉस हो गया वो जस्ट 200। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो शेयर्स की प्राइस जो है वो गिर गई 90 पर, टोटल शेयर 100, 9,000 हमारे साथ टोटल अमाउंट आ गई। टोटल अमाउंट अगर हम ये फुलफिल करते तो 10,000 बनती, लॉस हमें होता $1,000 और 200 प्रीमियम, इसका टोटल करके 1,200। तो 1,200 के लॉस की बजाय हमने क्या किया, हमने उसको सिर्फ $200 ही पे कर लिए जो हमारा प्रीमियम अमाउंट था। अब आते हैं लास्ट फाइनेंशियल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जो कि है पुट ऑप्शन, और उसको भी हम एग्जांपल के ज़रिए पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आज डेट है 1 जनवरी और हम डील करते हैं मिस बी के साथ। मिस बी हमसे ख़रीदती है 100 शेयर ऑफ एबीसी कंपनीज
जो कि हमारी मिल्कियत है। हम स्ट्राइक प्राइस सेट करते हैं $100 पर शेयर की, यानी $100 पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़ हमारी इसके साथ डील सेट होती है। और इसकी प्रीमियम होती है $2 पर शेयर। ये प्रीमियम हमने पे करना होगा क्योंकि ये राइट हमें ही मिल रही है, ये ऑप्शन हमें ही मिल रहा है। एक्सपायरेशन डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो है 28 फरवरी। फर्स्ट सिचुएशन हमारे साथ ये हो सकती है कि एबीसी कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो गिरती है $90 पर शेयर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 100 शेयर है, $90 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गए 9,000। तो अब हम डील करते हैं, हम 100 शेयर उसको देंगे और वो हमें 10,000 रुपीज़ देंगे क्योंकि हमारी डील 10,000 की हो चुकी, $100 पर शेयर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें मुनाफा होता है $1,000, मगर हम इससे प्रीमियम को डिडक्ट करेंगे। $2 पर शेयर थी 100 शेयर्स में, तो ये 200 हो गए, हम प्रीमियम मिस बी को देंगे। अब हम अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हमारे साथ बनती है अमाउंट 800। अब इसके कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। शेयर प्राइस हमारे साथ ड्रॉप हो गई 90 पर और टोटल शेयर्स 100 थी और न्यू टोटल अब हो गया $9,000 और स्ट्राइक प्राइस हमारे साथ जो थी 10,000 थी, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई $100 और प्रॉफिट हमारे साथ हो गई 1,000। हम इससे प्रीमियम को डिडक्ट करते हैं तो हमारे साथ हो गया नेट प्रॉफिट 800 रुपीज़। हमको प्रीमियम पे करना होगा और बाकी हमारी प्रॉफिट बच गई। सेकेंड सिचुएशन हमारे साथ ये है कि एबीसी कंपनी की जो स्टॉक है वो बढ़ गई 110 तक। तो अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 100 शेयर को मल्टीप्लाई करते हैं 110 यानी $110 पर, तो इसकी अमाउंट आती है 11,000। तो अब हम इसको अगर एक्सचेंज करते हैं तो हम 100 शेयर देंगे उसको और वो हमें देंगे 10,000 रुपीज़। अब इसकी मौजूदा वैल्यू जो है वो तो 11,000 है, तो अब क्या हो गया, हमें लॉस हो गया 1,000 का और इसके साथ हमने $2 का प्रीमियम भी पे करना होगा पर शेयर। तो इसकी एक कैलकुलेशन करते 200 जो हो गए, तो हमारे साथ टोटल लॉस आ गया 1200। अब हमने जो है लॉस को पे करना होगा 1200 मिस बी को, मगर हम ये डील नहीं करेंगे, हम अपने राइट का यूज करेंगे। हमारा राइट क्या है कि हम 100 शेयर उसको देंगे ही नहीं, हम सिर्फ उसको प्रीमियम अमाउंट देंगे। $100 हम उसको नहीं देंगे, उसको अपने 10,000 वापस देंगे और हम उसको सिर्फ 200 जो कि हमारा पूरा लॉस हो गया। यही फायदा है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का कि हम अगर डील नहीं करना चाहते, अगर हमें नुकसान ज्यादा, खुद को बचा सकते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। शेयर प्राइस चढ़ गई $110 पर, टोटल शेयर हमारे साथ 100 थी तो 11,000 टोटल वैल्यू आ गई। 10,000 हमारे साथ स्ट्राइक प्राइस बनती थी टोटल और लॉस हमारे साथ 1,000 और प्रीमियम हम उसके साथ प्लस कर ले तो 200, तो टोटल आते हैं 1200। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 200 का प्रीमियम पे करेंगे और बाकी हम कोई डील कंप्लीट नहीं करेंगे। तो ये था फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स और उसके टाइप्स। यकीनन आपने इसको समझा होगा क्योंकि मैंने इसको डीपली, बहुत डीपली, थॉरोली समझाया, आपको एक एक चीज़ करके समझाया, एग्जांपल्स के ज़रिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए इसकी कैलकुलेशंस, यकीनन आपको समझ आया होगा। अगर आपने इसको समझा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें फेसबुक पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।